हाय एवरीवन। ऑटो वर्ल्ड में काफी कुछ हो रहा है, सोचा आपको अपडेट कर दूं। सबसे पहले मारुति ब्रेजा की बात करते हैं। तो इसका सीएनजी वेरिएंट का जो लाइनअप है वो इंटरनेट पे लीक हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो लीक्ड इमेज घूम रही है वो कितनी सच है या कितनी झूठ है, बट क्योंकि ये मीडिया पे इतना ज्यादा घूम रहा है तो देयर माइट बी सम ट्रूथ टू इट। अब ये जो इमेज चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है इसको देख के हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिड्यूस कर सकते हैं। पहली बात कि जिन जिन वेरिएंट्स के अंदर पेट्रोल आता है सेम वेरिएंट्स के अंदर ही सीएनजी नजर आता हुआ लग रहा है। LXi, VXi, ZXi and ZXi Plus. Secondly, the CNG variant seems to be available with both the manual as well as the automatic variant. So this would be the first for Maruti कि ये CNG के अंदर ऑटो बॉक्स भी डालेंगे। बात करें इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तो इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हुई है, सिर्फ ये वेरिएंट डिटेल्स आई हैं। लेकिन क्योंकि मारुति हैज अ हिस्ट्री ऑफ शेयरिंग द सेम इंजन्स एंड द गियर बॉक्सेस विद मोस्ट ऑफ इट्स वेरिएंट्स, चांसेस आर कि अपने सीएनजी वेरिएंट को भी अर्टिगा सीएनजी के ऊपर बेस्ड रखेंगे, प्रोड्यूसिंग 99.2 bhp and 136 Nm torque in the gasoline mode and 86.6 bhp with 121.5 Newton meter torque in CNG mode. अब क्या इस गाड़ी के अंदर सीएनजी सातों के सातों वेरिएंट्स में आएंगे? दैट कैन नॉट बी कंफर्म राइट नाउ बिकॉज अर्टिगा के केस में सीएनजी सिर्फ VXi और ZXi में आता है, बट अर्टिगा में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर सीएनजी आता है, बट ब्रेजा के अंदर ऑटोमेटिक के साथ भी आने के चांसेस काफी हाई हैं। सेकेंडली, इसकी एग्जैक्ट लॉन्च कब होगी इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन चारों तरफ ये सुनने में आ रहा है दैट इट विल बी लॉन्च्ड सून। खैर हम तो अगस्त 2021 से सुनते आ रहे हैं कि सीएनजी मॉडल आने वाला है करते कराते अक्टूबर 2022 आ चुका है। सो वी रियली डोंट नो कि मारुति और इसमें कितना टाइम लगाएगी, लेकिन क्योंकि न्यूज काफी स्ट्रांगली चारों तरफ घूम रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट बी समवेयर अराउंड द कॉर्नर, और हो सकता है नवंबर दिसंबर में ये लॉन्च हो भी जाए। अगर हम बात करें प्राइसिंग की कि सीएनजी वेरिएंट्स कितने ज्यादा महंगे होंगे, तो क्योंकि अर्टिगा के सीएनजी एंड नॉन सीएनजी वेरिएंट्स के बीच में 95,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है, सो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ प्राइस डिफरेंस बीइंग कैरिड फॉरवर्डेड फ्रॉम अर्टिगा टू दी ब्रेजा, यानी कि ब्रेजा के अंदर भी 95,000 रुपीज का फर्क हो सकता है। अब स्टैंडर्ड जो ब्रेजा है पेट्रोल वाली, उसकी प्राइस रेंज है 7.99 lakhs टू 13.8 lakhs। अब अगर इसमें आप 95,000 ऐड कर दो तो सीएनजी की रेंज हो सकती है फ्रॉम 8.94 lakhs टू 14.75 lakhs। इंटरेस्टिंगली हाईराइडर का जो सबसे सस्ता स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है एस, वो 15.11 लाख से स्टार्ट होता है। तो अगर प्राइसिंग यही रही तो दोनों में सिर्फ 36,000 का फर्क रहेगा। बाकी एक्चुअल प्राइसिंग क्या रहती है वो तो टाइम बताएगा। सेकंड अपडेट ये है कि फोर्ड की सबसे आइकॉनिक कार फोर्ड फिएस्टा, जो कि इतनी फेमस थी नहीं मतलब अभी भी है, लेकिन बहुत जल्द थी होने वाली है, और जिसे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर 46 इयर्स हो गए हैं, फाइनली बंद होने वाली है और 2023 के अंदर इसका फाइनल प्रोडक्शन ईयर होगा। इंडिया के अंदर तो फिर भी फोर्ड फिएस्टा जो थी वो एक सेडान थी, लेकिन बाहर यूरोप के अंदर ये हैचबैक है और फिलहाल इसके थोड़े पसीने छूट रहे हैं बिकॉज यूके के अलावा जहां पे कि ये टॉप 10 सेलिंग कार्स में आ रही है, बाकी की कंट्रीज के अंदर इसकी सेल्स काफी कम है, और यूएसए के अंदर तो आपको पता ही है वैसे भी हैचबैक्स का थोड़ा सा ट्रेंड कम है, लोग बड़ी गाड़ियां ज्यादा चलाते हैं। अब इसको बंद करने का फोर्ड ने कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं दिया है, बट मीडिया में दो रीजन निकल के आ रहे हैं। पहली बात कि हैचबैक के पार्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं, एंड जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है इको स्पोर्ट उसमें और इनकी हैचबैक फिएस्टा के अंदर प्राइस डिफरेंस थोड़ा कम होता जा रहा है, एंड पीपल आर आल्सो स्विचिंग टू कॉम्पैक्ट एसयूवीज। थोड़ा एसयूवी का क्रेज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी ज्यादा है, तो पहली बात तो इसका क्रेज कम हो रहा है, इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो इस पे ज्यादा कंपनी को बच नहीं रहा, इसलिए उन्होंने सोचा है कि एसयूवीज पे फोकस ज्यादा करेंगे और इसको बंद करेंगे। सेकंड रीजन ये है दैट द कार इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड धीरे धीरे कंपनी अपनी आईसी इंजन पावर्ड कार्स वैसे भी कम करने वाली है, और अभी तक हैचबैक फिएस्टा की इन्होंने इलेक्ट्रिक काउंटर पार्ट शायद ना प्लान करी है ना बनाई है। प्रॉब्ली आगे चल के कोई ईवी हैचबैक ये निकालेंगे, शायद उसका नाम फिएस्टा डाल दें और इसको रीइंट्रोड्यूस कर दें, वो तो बाद की बात है, क्योंकि अभी फिलहाल फोर्ड के लाइनअप के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एक तो फोर्ड मस्टैंग मैक ई और एक फोर्ड F-150 लाइटनिंग पिकअप ट्रक। अच्छी कार थी फोर्ड फिएस्टा, पहले फोर्ड आइकन के नाम से आई थी, फोर्थ जनरेशन फिएस्टा इन 1999 इन इंडिया, फिर फिफ्थ जनरेशन फिएस्टा आई थी 2005 में। दोनों गाड़ियां फोर्ड की अच्छी खासी बेस्ट सेलर व्हीकल्स में से एक थी, ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत अच्छे थे, इनफैक्ट आइकन का जो 1.6 लीटर इंजन था वो तो ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिए परफेक्ट गाड़ी थी, और फोर्ड की गाड़ियां तो वैसे भी हमेशा से फन टू ड्राइव रही हैं। इनफैक्ट फन टू ड्राइव के ऊपर तो इन्होंने इतना ध्यान दिया था कि फोर्ड फिएस्टा का इन्होंने एस वेरिएंट भी लॉन्च करा था, स्पोर्ट्स वेरिएंट, जिसके अंदर इन्होंने सस्पेंशन ट्यूनिंग थोड़ी सी चेंज करी थी और भी कुछ कंपोनेंट्स चेंज किए थे हैंडलिंग इंप्रूव करने के लिए। एंड फाइनली 3 साल बाद 2011 के अंदर ये फोर्ड फिएस्टा का 6th जनरेशन लेके आए, जिसके अंदर इनके 1.5 लीटर TI VCT इंजन ने डेब्यू किया था, और काफी फीचर पैक गाड़ी थी, उसमें क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग और कनेक्टेड कार टेक थे। बट क्योंकि पिछली फिएस्टा काफी फेमस हो रखी थी और काफी अच्छी बिक रही थी, तो उसको फिएस्टा क्लासिक के नाम से इन्होंने बेचना शुरू किया था, बट अनफॉर्चुनेटली 6th जनरेशन फिएस्टा नहीं चल पाई, एंड 2015 में सिर्फ 4 साल बाद उनको उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट आई एम श्योर जितने भी ड्राइविंग एंथुसियास्ट पेट्रोल हेड्स हैं
वो आज भी आइकन को और पुरानी फिएस्टा को याद तो करते होंगे। एंड जस्ट इन केस आप लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती हो कि मेरे पास कौन सी कार्स रह चुकी हैं, तो फिएस्टा क्लासिक वाज वन ऑफ देम। फोर्ड ओवरऑल अच्छी कंपनी थी, पता नहीं क्यों चली गई। अगली और तीसरी न्यूज कि नवंबर के अंदर दो बड़ी चीजें होने वाली हैं। फर्स्टली G20 समिट होने वाला है इंडोनेशिया बाली में बिटवीन 15th to 16th नवंबर। एंड दूसरी बड़ी चीज, इस चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे होपफुली। खैर दिस वाज जस्ट अ रिमाइंडर कि जस्ट इन केस वो नीचे लाल वाला बटन ना क्लिक किया हो तो कर सकते हो। नाउ व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द G20 समिट? इसकी खास बात यह है कि G20 समिट की ऑफिशियल कार पार्टनर है चाइना की कंपनी वुलिंग। आप लोगों ने शायद इसका नाम ना सुना हो, लेकिन इसकी एक वुलिंग एयर ईवी है जो कि काफी फेमस गाड़ी है और छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। छोटी मतलब कितनी छोटी? इट्स अ 2 डोर व्हीकल, कॉम्पैक्ट स्पेस है, रेंज बहुत ज्यादा नहीं है बट सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है। सो वुलिंग वालों ने 300 एयर ईवीज मतलब हवाई ईवी नहीं, गाड़ी का नाम एयर है और ईवी मतलब इट इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो 300 ऐसी गाड़ियां इन्होंने डिप्लॉय करी हैं फॉर दी G20 समिट, जिसमें कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके डेलीगेट्स मूव अराउंड करेंगे। ये गाड़ी इतनी छोटी है कि इसके अंदर 4 सीट वेरिएंट और 2 सीट वेरिएंट भी आते हैं। इंडिया में क्या है कि सब 4 मीटर व्हीकल्स होती हैं, सो दिस इज अ सब 3 मीटर व्हीकल। एंड इसके साइज की वजह से इसको माइक्रो इलेक्ट्रिक कार या मिनी इलेक्ट्रिक कार भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट दिस? मैं वुलिंग एयर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? पहली बात तो चाइनीज कार, ऊपर से इवेंट भी कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया में। G20 कंट्रीज आ रही है, हमें क्या लेना देना? तो वुलिंग एयर जो है ये 2022 से प्रोडक्शन में आनी स्टार्ट हुई है चाइना में। एंड इट इज सेट टू मेक इट्स इनरोड्स इन इंडिया टू, नॉट एज वुलिंग बट अंडर द MG ब्रांड। हाँ जी, MG मोटर्स अपना इंडिया वाला एक मिनी इलेक्ट्रिक ईवी निकालने वाला है जो कि टाटा टियागो से भी छोटी और सस्ती होगी, अंडर 10 lakhs होगी एंड प्रोबेबली वुड बी द चीपेस्ट ईवी टू बी रोल्ड आउट इन इंडिया, एंड दैट वुड बी बेस्ड अपॉन द वुलिंग एयर ईवी। ये गाड़ी 2023 के ऑटो एक्सपो में शोकेस होगी, लेकिन उससे पहले इस चैनल के ऊपर मैं इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स अलग से शेयर कर दूंगा। एंड जाते जाते एक और छोटा सा अपडेट कार इंडस्ट्री के बारे में, ज्यादा रिलेवेंट नहीं है लेकिन इसको सुन के या देख के आपको शायद ऐसा लगे कि अरे अच्छा ऐसा भी होता है, तो फॉर जनरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। सो एक काफी बड़ा इटालियन सुपर कार ब्रांड है मैसेराटी। कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मैं मैसेराटी बोल रहा हूँ, प्लीज बेयर विद मी। थोड़ी सी इटली की प्रोनाउंसिएशन और इंडिया की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, ठीक वैसे ही जैसे इटालियन पिज्जा अलग होता है लेकिन इंडिया में इटालियन पिज्जा हमारे हिसाब से होता है। सो इनकी एक एसयूवी है मैसेराटी ग्रेकाले। तो इन्होंने पार्टनरशिप करी है बारबी के साथ फॉर एन एक्सक्लूसिव ग्रेकाले एडिशन। ऐसी सिर्फ 2 कस्टम यूनिट्स बनाई जाएंगी और जो इसका स्टिकर प्राइस होगा उसका 10% चैरिटी के पर्पस के लिए जाएगा। अब क्योंकि नाम में ही 12वीं है तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस गाड़ी के अंदर क्या खास बात होगी। एक्सटीरियर पूरा पिंक, वो देखने में पिंक है लेकिन कंपनी वालों का यह कहना है दैट इसके अंदर एक रेनबो इफेक्ट आएगा जब ये लाइट में खड़ी होगी। एंड थोड़े से इसके अंदर येलो इंसर्ट्स भी हैं। सिमिलरली इंटीरियर्स में भी अगर आप देखोगे तो ऑल ब्लैक इंटीरियर्स हैं लेकिन कहीं कहीं पे पिंक इंसर्ट्स हैं एंड जो स्टिचिंग है वो भी पिंक है। पीछे सी पिलर के ऊपर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बी लिखा हुआ है, बारबी का जो सिंबल है। गाड़ी के अंदर ऐसा कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं है, बस जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं वही कस्टम बिल्ट हैं। और जैसे नॉर्मल गाड़ियों के अंदर सपोज LXI, VXI, ZXI मॉडल्स आते हैं, तो ग्रेकाले का ट्रोफियो जो वेरिएंट है उसके ऊपर बेस्ड है ये, विच इज द टॉप मॉडल। V6 पेट्रोल इंजन है एंड इट प्रोड्यूसेस 530 PS ऑफ पावर। कॉस्ट इसकी कितनी है, स्टैंडर्ड व्हीकल से कितनी महंगी है, वो सब चीजें तो मेंशन नहीं है, बट कितनी भी कॉस्ट हो कोई ना कोई होगा जो इसको जरूर खरीदेगा, क्योंकि इस लेवल पे लोगों को एक्सक्लूसिविटी का बहुत शौक होता है। सो आई होप कि आपको ये थोड़े से अपडेट्स पसंद आए हो, और भी जैसे कुछ अपडेट्स होंगे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।